Good morning, student. Today we are starting the next topic, E upon ME ratio. In 1897, British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons. देखिए 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास का एक रेशो कैलकुलेट किया। और वो किया कैसे? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पाथ को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हुए उसमें से गुजारा। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम है, आपको बुक में मिलेगा, आप बुक से बना लेंगे और वो डायग्राम में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो होकर जा रहा है। तो वो क्या उसकी हेल्प से उन्होंने ये E अपॉन एम ई रेशो कैलकुलेट किया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं, टॉपिक क्लियर कर नहीं पाते। आपको ये सिर्फ समझना है, बस याद क्या रखना है आपको, एक तो E अपॉन एम ई रेशो की वैल्यू क्या थी और ये किसने इसको मेज़र किया था। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना है, फिजिसिस्ट जो हैं। अब आगे चलते हैं। थॉमसन ने एक इक्वेशन बनाई, E अपॉन एम ई इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन बी स्क्वायर आर, जहाँ पर E जो है वो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और B जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, R है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये R है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ की रेडियस, जो मैग्नेटिक फील्ड में उसका सर्कुलर पाथ जनरेट हुआ है। E है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, Me है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब E, B और R की वैल्यू रख करके इन्होंने यहाँ पर E अपॉन एम ई रेशो कैलकुलेट कर लिया। ये E अपॉन एम ई रेशो के नाम से ही जाना जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट नहीं हुआ था, E अपॉन एम ई रेशो कैलकुलेट हुआ, और जिसकी वैल्यू थी 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, 1.759 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, एटम के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपने पहले 9th या 10th क्लास में पढ़ा है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। अब बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था? जो बोहर थे उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया, ये स्टडी करते हैं। एटम हैज़ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। बोहर ने कहा कि एटम में एक सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्विंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स revolves only in those circular orbit for which the angular momentum integral multiple of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम या तो h अपॉन 2 पाई हो या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। नेक्स्ट, while revolving the electrostatic force between electron the nucleus provides centripetal force। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण न्यूक्लियस
न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता। नेक्स्ट नंबर 5, while revolving in a particular orbit an electron neither gain energy nor loses energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना लॉस करता है। बट नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लॉस एनर्जी। फर्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स टू द हायर एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो वो अपने से नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। जैसे सपोज वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, फर्स्ट सेल में है, उसने एनर्जी ली तो वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, और जब लॉस करता है तो वो बैक होकर के लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पहला होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉसेस ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, वो सिर्फ वही एनर्जी गेन या लॉस करेगा जो दो एनर्जी लेवल की डिफरेंस की एनर्जी होगी। लाइक अगर पहली एनर्जी लेवल फर्स्ट सेल का या फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी 2 किलो जूल है और सेकंड वाले की 4 किलो जूल है, तो उन दोनों के डिफरेंस यानी 4 - 2 किलो जूल की एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। ठीक है, इतना आप पढ़िए अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।